अगर आप प्रोफेशन से डॉक्टर है तो डॉक्टर ये आपका स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिस का सोचते हैं। कई बार इंटर्नशिप भी होती है, उसके बाद हॉस्पिटल्स में एज अ जॉब आप करते हैं एम्प्लॉय, या फिर कोई भी हॉस्पिटल में एज अ अच्छा डॉक्टर के साथ असिस्टेंट काम करते हैं। लेकिन आपका एम नेक्स्ट क्या होता है कि आपको एक डे केयर स्टार्ट करना पड़ता है। एक डे केयर के बाद आपका क्या एम होता है कि आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक डॉक्टर का यही एम है कि आप आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे जाए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे। तो आपका एम यही होगा कि आपका खुद का पॉलीक्लिनिक स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप पॉलीक्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अहम है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अगर आपको पॉलीक्लिनिक स्टार्ट करना है इंडिया में तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट्स क्या है, आप क्यों स्टार्ट करेंगे, इसमें बेनिफिट्स क्या रहते हैं, उसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये बात करूंगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ों पे फाइनेंस करना जरूरी है, और लास्ट में मैं बताऊंगा चैलेंजेस। मतलब ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लिनिक। कितने टाइप के क्लिनिक होते हैं। पहला है डे केयर क्लिनिक, जहां पे एक ही डॉक्टर, जहां पे आईपीडी नहीं होती, बेड पेशेंट के लिए एडमिशन की कोई सुविधा नहीं होती, सिर्फ उसको चेकअप होता है, तो ये डे केयर क्लिनिक है। नेक्स्ट क्लिनिक ये है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो। नेक्स्ट है जनरल हॉस्पिटल, जहां पे आईपीडी होती है, लगभग 20-30 बेड्स की होती है, लेकिन एक ही डॉक्टर ये हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डिसीजेस के हॉस्पिटल मिलेंगे, जैसे कैंसर के, जैसे एचआईवी के, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के, या फिर टीबी के, ऐसे स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलेंगे। और उसके बाद आते हैं पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, जहां पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, हर एक स्पेशलिटी का डॉक्टर होता है। और यहाँ पे आप जब एक पेशेंट यहाँ पे जाता है तो कौन सी भी पेशेंट हो, इवन वो पेडियाट्रिक हो, एजेड पेशेंट हो, गायनेकोलॉजिस्ट का हो, या डेंटिस्ट हो, सभी तरीके के डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब फार्मेसी भी आपके पास यही होती है, लैब टेस्ट अगर करना हो तो वो भी होता है। तो इसके लिए पॉलीक्लिनिक ये बहुत ही अच्छा और रेवेन्यू ज्यादा करा के देने वाला बिजनेस है। बात करेंगे अभी प्राइमरी रिक्वायरमेंट की। प्राइमरी रिक्वायरमेंट मतलब क्या चीजें लगती है अगर आपको पॉलीक्लिनिक स्टार्ट करना है। तो पहले है नंबर ऑफ डॉक्टर्स। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगते हैं आपको पॉलीक्लिनिक स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए पहले हर स्पेशलिटी, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, एमडी हो, एमबीबीएस हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, या फिर सर्जन हो, जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हो, जितने स्पेशलिटी आप रख सकते उतनी स्पेशलिटी आप यहाँ पे रखेंगे। तो ये पहला काम रहेगा कि नंबर ऑफ डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं तो मेडिसिन उनको मिलना जरूरी है। इंजेक्टेबल्स हो गए, मेडिसिन हो गए, जब पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है तो वहां पे भी सर्जिकल आइटम्स लगते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास ही अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में फार्मेसी होनी चाहिए। उसके बाद डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज भी यहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे डिफरेंट लैबोरेटरी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये तीन चीजें, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक लैब, ये तीनों चीजें प्राइमरी है कोई भी हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं बेनिफिट्स। पॉलीक्लिनिक का बेनिफिट क्या है। उसमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि पेशेंट को हर एक सर्विस यहाँ पे मिलती है। मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर होते, कोई भी पेशेंट आ जाए, जैसे मैंने पहले बताया, एजेड पेशेंट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, डेंटिस्ट रिलेटेड हो, डर्मेटोलॉजिस्ट रिलेटेड हो, पेडियाट्रिक पेशेंट हो, सर्जरी रिलेटेड हो, कोई भी पेशेंट यहाँ पे आ जाए, हर पेशेंट का सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, हर पेशेंट का कंसल्टेशन यहाँ पे रहेगा। तो इसके लिए वाइड रेंज ऑफ पेशेंट यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आप डे केयर पहले करते थे तो यहाँ पे आपके पेशेंट लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट रहते थे, लाइक 50 पेशेंट। यहाँ पे ऐसे नहीं है, अगर आप 50 पेशेंट रोज के डे केयर में करते हैं तो आपके यहाँ पे 200, 300, इवन मोर देन दैट हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको फाइनेंशियल्स में, आपको डे केयर में या फिर कोई भी जनरल हॉस्पिटल अगर आप पहले रन करते थे तो यहाँ पे रिस्क आपका होता था, इन्वेस्टमेंट आपकी होती थी, और इसके लिए मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती थी। लेकिन यहाँ पे पॉलीक्लिनिक में ऐसा नहीं रहता, यहाँ पे डिवाइड रहता है। मतलब आपके जो डॉक्टर है, लगभग 5 या 6 डॉक्टर मिलके ये पॉलीक्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 2-3 मिलके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग आप पॉलीक्लिनिक में मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी रहती है
फाइनेंस की, और उनकी जिम्मेदारी ये भी रहती है उससे बेनिफिट्स कैसे पाए जाए। तो इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट का टेंशन यहाँ पे बहुत कम होता है और असल में रिस्क भी कम होती है, क्योंकि मोर हैंड से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपके लिए काम करते हैं, आप भी करेंगे, आपके साथी भी करेंगे, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके नंबर ऑफ डॉक्टर जितने ज़्यादा है ना, उन सभी के रिलेटेड पेशेंट यहाँ पे आएंगे। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि उनकी डे केयर स्टार्ट ही रहती है और मल्टी स्पेशलिटी में भी वो जाते हैं। तो जहाँ पे पेशेंट की एडमिट की कंडीशन आती है, मतलब ये जरूरी रहता है, तब वो रेफर करते आप उनके पॉलीक्लिनिक को। तो ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, हर एक कैटेगरी के डॉक्टर के रेफरेंस से आपके यहाँ भी पेशेंट आ सकते हैं। मान लीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट का पेशेंट है और आप जनरल फिजिशियन है, तो उनकी अगर जरूरत है जनरल फिजिशियन चेकअप की, तो वो आपके पास रेफर करेंगे। तो ऐसे करके पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट आपके भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपका प्रोफेशन थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मतलब अगर आप हॉस्पिटल अच्छी तरीके से रन कर पाए तो वो ब्रांड हो जाएगा। मतलब जस्ट लाइक अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल प्लान जरूरी है। हॉस्पिटल प्लान क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, आपके नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये सारे मैनेज करने, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पेशेंट को आने के बाद कैसे सिस्टमेटिक उनको सर्विस मिल जाए, ये जरूरी है आपको वहाँ पे देने की। उसके बाद अरेंज फाइनेंशियल्स आपको अरेंज करने, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पेशेंट के लिए अच्छी तरीके से सुविधा होनी चाहिए, उनको वार्ड होने चाहिए, जनरल वार्ड होना चाहिए, आईसीयू, क्रिटिकल केयर, डॉक्टर के लिए कंसल्टेशन रूम होनी चाहिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए अलग से टेबल होना चाहिए, बिलिंग सिस्टम के लिए अलग से वहाँ पे लोग होने चाहिए, फार्मेसी एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक लैब में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसके लिए फाइनेंस बहुत ही ज़रूरी है, वो अरेंज करना आपका काम है। उसके बाद इकोसिस्टम, मतलब जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल प्लान अरेंज करना है, वैसे इकोसिस्टम रन करना है। सिर्फ प्लान करके नहीं चलेगा, यहाँ पे रन करना है, कैसे कैसे रन होगा ये आपको देखना है। एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए हॉस्पिटल का, तभी ये हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरीके से रन हो सकता है। उसके बाद इक्विपमेंट बाय करने, इक्विपमेंट मेडिकल डिवाइसेस जैसे रहते, जैसे आपको पेशेंट को क्रिटिकल केयर के लिए आईसीयू अगर सेट करना है वो सेट करना है, बेड सेट करना है, उसके बाद वहाँ पे वेंटिलेटर्स हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में लगती है। तो अगर पेशेंट डॉक्टर कंसल्ट करते हैं तो वहाँ पे भी इवन स्मॉल थर्मामीटर से लेके बड़े आईसीयू सेटअप करने तक सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट आपको बाय करने, तो उसका प्लान भी आपको बनाना है। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इंश्योरेंस के होते हैं तो वो टाइप करने पड़ते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत सारे, तो ये भी आपको काम फोकस करके करना है। इसके बाद बात करेंगे परमिशन की, कौन कौन सी चीजों की परमिशन आपको लगती है कोई भी हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए। पहली परमिशन है कि रजिस्ट्रेशन और कंपनी का, कंपनी एक्ट अंडर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। मतलब आपकी कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, एलएलपी होगी तो वो होनी चाहिए, कौन सी भी कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सोसाइटी एक्ट, इसके अंडर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस जमीन पे आपका हॉस्पिटल है वो नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए और सभी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब आपको अलग से परमिशन लेने की जरूरत रहती है। अगर लैंड है तो लैंड कंस्ट्रक्शन, लैंड का उसका परमिशन आपको उस एरिया के हायर अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, उसके बाद वाटर, उसके बाद सीवेज, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशन, ये सारी चीजों के परमिशन लेनी पड़ेंगे। एनओसी लेनी पड़ती है हेल्थ डिपार्टमेंट से और फायर डिपार्टमेंट से। तो इसके बाद आपके हॉस्पिटल का ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद जो व्हीकल या एम्बुलेंस होती है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। डायग्नोस्टिक लैब के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। फार्मेसी के लिए ड्रग लाइसेंस अलग से लगेगा। अगर किचन होता है, कैंटीन होता है तो उसको एफएसएसएआई का लाइसेंस अप्रूवल करना पड़ेगा। तो ये सारे परमिशन आपको लेने हैं कोई भी हॉस्पिटल स्टार्ट करने के समय। बात करेंगे कौन कौन सी चीजों पे फाइनेंस जरूरी है, फाइनेंस पे फोकस करेंगे। पहले हॉस्पिटल इक्विपमेंट और हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर जो सेंट्रलाइज होगा, जो डेटा मॉनिटर करेगा, आईपीडी ओपीडी का, बिलिंग सिस्टम का, ये सारी चीजें, जो फार्मेसी का या फिर डायग्नोस्टिक लैब इसका भी कंट्रोल रखेगा। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इक्विपमेंट जो रहते परचेस के, तो वो इसके लिए ये फाइनेंस में दो चीजें हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है हर एक चीजों पे। जैसे पेशेंट काउंसलिंग के लिए डॉक्टर की केबिन रहेगी, रिसेप्शनिस्ट के जैसे मैंने बताया पहले, वेटिंग रूम रहेगा। ये आउटडोर और इनडोर में क्या रहेगा कि आपके आईसीयू का सेटअप, क्रिटिकल केयर, जो जनरल वार्ड रहता है वो,
हर एक चीजों पे फोकस करके वहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है ये निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट प्लान। हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट प्लान मतलब हॉस्पिटल, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, ये तीनों चीजें कैसे चलेगी और उसका फ्यूचर मतलब 1 साल में 2 साल में आपको हर एक चीज में थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। जैसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, उस एरिया की कौन सी चीजें ऐड करनी है, माइनस करनी है, ये सारी चीजों पे फोकस करना है, तो उसके लिए भी फाइनेंस लगेगा। और आपके फाइनेंस में इंपॉर्टेंट है कि हर एक डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए अलग से होना चाहिए कि हर एक डॉक्टर का शेयर उनको मिलना ही चाहिए, तभी ये हॉस्पिटल अच्छी तरीके से रन हो सकता है। उसके बाद फाइनेंस में आपको पैसा कहाँ पे लगेगा, तो लाइसेंस में। जैसे मैंने लाइसेंसेस की बहुत सारी लिस्ट बताई, तो हर एक चीज के लिए आपको फीस लगेगी, तो ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मतलब जो बेसिक चीजें जो आपको परमिशन लेके आने, ये सारी चीजें पे भी फोकस करना है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। हर एक बिजनेस की चैलेंजेस है, वैसे भी ये भी बिजनेस के पहला चैलेंज है कि मेंटेन इक्विपमेंट मेंटेन करनी है आपको। इक्विपमेंट जितने भी लेटेस्ट हो वो अच्छी है, और दूसरी बात ये है कि उनका सर्विसिंग वगैरह होता है तो वो आपको टाइम टू टाइम करना है। इसके लिए टेक्नीशियन आपके यहाँ होने जरूरी है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी के ही इक्विपमेंट आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद स्टाफ मेंटेन रहना चाहिए, जितना अच्छा स्टाफ हो, जितना वेल मेंटेन स्टाफ हो, रेप्यूटेड स्टाफ हो, वो अच्छा रहेगा। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निशियल चीजें जो रहती है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये एक चैलेंजिंग पार्ट है। नेक्स्ट चैलेंज ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आती है, कोई चीजें नहीं लेनी है, तो उसके लिए फाइनेंस मैनेज करना, क्योंकि बहुत बार नए स्पेशलिस्ट अगर आपके हॉस्पिटल में ऐड होते हैं तो उनको टेक्निकल चीजें लगती है, बहुत सारी इक्विपमेंट लगते हैं, तो वहां पे आपको फाइनेंस ऐड करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर से कोलैबोरेशन, डॉक्टर की कोऑपरेशन, डॉक्टर की कोऑपरेशन बहुत होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े हॉस्पिटल मैंने देखे कि डॉक्टर का कोऑपरेशन नहीं रहता, इसकी वजह से शट डाउन करना पड़ता है हॉस्पिटल। इसके लिए डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर केमिस्ट का भी होना चाहिए, डॉक्टर लैबोरेटरीज का भी होना चाहिए, स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ का, मतलब यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी चीजों के साथ, तभी ये हॉस्पिटल रन हो सकता है। इवन दो सिर्फ नंबर ऑफ पेशेंट पे ही फोकस करना नहीं है, आपको हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने जैसे बताया कि आपको कोऑर्डिनेशन रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट आप रखिए हायर स्टाफ करने के लिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रखिए हर चीजें मैनेज करने के लिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग से रखिए। ये सारे चैलेंजेस में आते हैं क्योंकि यहाँ पे मैनेज करना होता है, आपको हर एक चीज मॉनिटर करनी होती है, कितने लोग आए रोज के, कितने लोग डिस्चार्ज मिल गया, आईपीडी में कितने, ओपीडी में कितने, फार्मेसी में कितना सेल हो रहा है, डायग्नोस्टिक लैब में कैसी चल रही है, इक्विपमेंट में क्या जरूरी है, कौन सी चीजें लाना है, कौन सी चीजें एक्सपायर हो गई है, ये सारी चीजों पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। तो हर एक चीज आपको कैलकुलेट करनी है। इसके लिए ये एक चैलेंजिंग बिजनेस है, लेकिन बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कमा के देने वाला बिजनेस है। तो मैं आशा करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए या फिर आपने ध्यान में रख लिए। अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि पॉलीक्लिनिक बिजनेस ये इन दिनों बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। और एक आप सभी को नोटिफिकेशन देनी है कि IIT JAM के बारे में नया नोटिफिकेशन आपको देना है। जो स्टूडेंट्स IIT JAM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन मोस्टली MSc इंटीग्रेटेड MSc के एडमिशन के लिए जो एग्जाम रहती है, उसके लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक्चुअली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए एक प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर स्ट्रक्चर, गाइडलाइन, ये सारे की प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, वो है अनअकैडमी, जो IIT JAM के लिए प्रिपेयर करता है। इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में जानते हैं। तो आपको IIT JAM, अब जब आप एप्लीकेशन में साइन अप करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट के साथ क्विज भी मिलेंगे आपको, फिर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस है इनके, उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, और PDF और लर्निंग के मटेरियल्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। ये तो मिलेंगे आपको, और वो भी बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो है प्रिपरेशन, आपको एजुकेटर के साथ
डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर यहाँ पे जो टॉप अच्छी तरीके से वो आपको पढ़ाएंगे और आपको इस कौन से भी सब्जेक्ट में आपको एक परफेक्शनिस्ट आएगा। यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, कौन से भी एजुकेटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका यूनिकनेस क्या है ये बताता हूँ आपको, ये आप प्लेटफॉर्म क्यों इंस्टॉल करेंगे। पहला ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, कौन से भी लेक्चर्स कहीं पे भी और किसी भी टाइम पे आप देख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। और उसके साथ लाइव पोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइव क्विज आपको मिलेंगे और डिटेल्ड रिपोर्ट और एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा Unacademy ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, उसके साथ आपको ये सभी प्रिपरेशन इन हैंड मिल जाएगी और आपके को एग्जाम के लिए जो IIT JAM का एग्जाम है वो बहुत ही ईजी जाएगा। आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपको ये एकेडमी दे रही है। तो वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।